हेलो मेरे प्यारे बच्चों, पांडे गुरुकुल अड्डा क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की क्लास में हम लोग 11th क्लास की मैथमेटिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। 11th क्लास के सभी बच्चों का मैं स्वागत करता हूं इस क्लास में। वेलकम है आप सभी का। तो आज की क्लास में जो आपका पहला चैप्टर है, नॉर्मली स्टार्टिंग वहीं से होनी चाहिए, ठीक है। आप जब सिलेबस को स्टार्ट कर रहे हैं तो हम लोग शुरुआत में फर्स्ट चैप्टर है वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने आपको अभी तो मेरा आज फर्स्ट इंट्रैक्शन है हमारा 11th क्लास से। तो किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए हम पहले एक प्रिपरेशन करते हैं, एक बेसिक बेसिक टूल्स के बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी काम आप करने जाते हो, ठीक है, तो उससे पहले एक प्लानिंग करते हो ना कि इस काम को करना है तो हमें क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। इन द सेम वे हम किसी भी चैप्टर में मैथमेटिक्स में पढ़ने जाते हैं तो पहले कुछ चीज़ों की जानकारी अगर हमें रहेगी, कुछ नॉलेज रहेगा, जो बेसिक बेसिक टूल्स हैं, तो चैप्टर हमारे लिए थोड़ा सा ईजी होके जाएगा। वैसे चीज़ें आसान होती है, आप पढ़ोगे, लेकिन पहले से अगर हमारे पास टूल्स रहेंगे तो हमारे लिए और आसान रहेगा, ठीक है। तो अगर आप एनसीईआरटी की बुक फॉलो करते होगे या कोई बुक फॉलो कर रहे हो मार्केट में जो अवेलेबल बुक है आसानी से, तो उसका पहला चैप्टर आपका सेट थ्योरी होगा, ठीक है। कौन सा चैप्टर है आपका? सेट थ्योरी। तो हमारा क्लास जो स्टार्ट हो रहा है सेट थ्योरी से ही हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे आपका पहला चैप्टर मैथमेटिक्स का। सेट थ्योरी से ही हम लोग स्टार्टिंग करने वाले हैं, ठीक है। तो आप अपने चैप्टर का नाम डालेंगे, जो आपका चैप्टर, ओ इसको चेंज करना पड़ेगा सर, जस्ट वेट वेट वेट, ओके दिस मच। आपका जो चैप्टर है इसका नेमिंग है सेट थ्योरी, ओके। तो क्या बोलते हो आप? सेट थ्योरी के नाम से जानते हो, राइट। तो सेट थ्योरी को पढ़ने से पहले कुछ में बेसिक टूल्स हैं जो आपके इस पर्टिकुलर इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका डिस्कशन करते हैं, फिर मैं इस चैप्टर पे आता हूँ, ठीक है। तो आप हेडिंग एक बना लें जिसको हम नेम देते हैं, हम कुछ बेसिक टूल्स के बारे में बात करने वाले हैं। सर मैथमेटिक्स में क्या ऐसे टूल्स होते हैं? यस, बिल्कुल टूल्स होते हैं। वैसे हैं तो बहुत सारे टूल्स जो पूरे कैलकुलस को पढ़ने के लिए, जो मॉडर्न मैथमेटिक्स है उसके लिए सेट थ्योरी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है, ठीक है, मॉडर्न मैथमेटिक्स के लिए। जिसे हम कैलकुलस कहते हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस हो चाहे इंटीग्रल कैलकुलस हो या मॉडर्न अलजेब्रा का पार्ट हो, उसके लिए हमारा जो पहला ये चैप्टर है आपका, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके लिए भी कुछ टूल्स हैं, उसको हम पहले जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो बेसिक टूल्स में सबसे पहले मैं कुछ नंबर्स के बारे में बात करूंगा कि कितने तरह के नंबर्स आप जानते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप ऐसी चीजों को जानते होंगे पहले से। अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते तो छोटा सा रिवीजन हो जाएगा कि हाँ हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। मैं अगर नंबर्स के बारे में बात करूं, दो चीजें फोकस करना है कि नंबर्स होते ये क्या है, कौन से नंबर्स हैं और इनके नोटेशंस क्या है। अगर मैं कहीं पे लिख दूं कि ये सपोज कर मैंने लिख दिया कि x बिलोंग्स टू दिस ऐसे करके, तो आपको मुझे बताना ना पड़ेगा कि इसका क्या मीनिंग है, आपको पहले से पता रहे। मैं अगर कहीं लिख देता हूँ x बिलोंग्स टू दिस ऐसे करके लिख दिया मैंने, तो आपको पता रहे मैंने क्या लिखा है। ऐसे लिख दिया मैंने x नॉट बिलोंग्स टू i, ये आपको पता रहेगा क्या होता है, ठीक है। तो हम ऐसी चीजों की चर्चा पहले कर लेते हैं क्योंकि पूरे चैप्टर में आपको ऐसे नोटेशंस भर भर के दिखेंगे, तो हम वहां पे परेशान नहीं करें सर हमको तो ये नहीं आ रहा है, तो आराम से बिना इंटरप्शन के हम लोग चैप्टर को पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर के बारे में लिखना चाहता हूँ, सभी बच्चों को पता है, इसे कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के बारे में हम लोग जानना चाहते हैं कि नेचुरल नंबर्स होते हैं क्या सर। तो कोई डेफिनेशन पे मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ सर नेचुरल नंबर का डेफिनेशन बताइए, नहीं। हमारे लिए क्या है, नेचुरल नंबर्स कौन कौन से हैं और कैसे इनको डिनोट करना है, बस इतना जानने की जरूरत है बस, ठीक है। तो जो नेचुरल नंबर्स होते हैं आप सभी जानते हो सर क्या होता है, ये 1 2 3 4 5 6 7 डैश डैश डैश, ये कहां तक जाएगा, ऐसे इनफिनिटी तक चलते हुए चला जाएगा, ठीक है। तो ये सभी के सभी क्या है, नेचुरल नंबर्स है। और इनको जो दिखाने का तरीका है, जो नोटेशन हम लोग यूज करते हैं, वही मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर इसको कैपिटल एन से ऐसे दिखाते हैं, या कुछ बुक्स वाले ऐसे भी लिखे होंगे तो परेशान जरूरत नहीं है, ये ऐसा साइन भी यूज करते हैं, इधर लगा सकते हैं या हो सकता है उन लोग यहाँ पे लगाए ऐसे करके लगाए हो, ठीक है। तो नेचुरल नंबर को नॉर्मली मैं ऐसे लिखूंगा या हमारे बुक्स में ऐसे लिखा रहेगा। अगर ये भी दिखता है तो आप परेशानी नेचुरल नंबर को डिनोट करेगा, ठीक है। ये सारे नंबर्स कैसे हैं आपके, नेचुरल नंबर है। बात समझ आ रही है? कुछ बच्चे बोल देते सर 1 से स्टार्ट होकर जितने नंबर सब नेचुरल होते, नहीं 1 से लेके नहीं सर, 1 2, अच्छा 1 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हैं। मैं अगर नंबर लाइन की बात करूं सर, ये नंबर लाइन की बात करूं, दिस इज 0, दिस इज 1 एंड दिस इज 2, 1 एंड 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स आते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स आते हैं। तो इनके बीच में जितने नंबर्स हैं हम उनको नेचुरल नहीं बोलते, हम क्यों बोलेंगे, हम बोलेंगे सर ये 1 ये नेचुरल है, ये 2 नेचुरल है, अगर मैं आगे बढ़ता हूं इस तरह 3 ये नेचुरल हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये सारे सारे क्या है, नेचुरल नंबर्स है, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं 1.5 नेचुरल, नहीं सर 1.5 नेचुरल नहीं है, इज अ काइंड ऑफ रियल नंबर, बट वो नेचुरल की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है।
ठीक है। तो नेचुरल नंबर कौन कौन आएगा, 1 2 3, स्ट्रिक्टली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे बढ़ता हुआ चला जाएगा और ये कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट जाएगा। ठीक है, तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या था सर, इंपॉर्टेंट हमारे लिए है कि हम इसके नोटेशन को ध्यान रखें, ये जो नोटेशन हमारे सामने है इसको, ठीक है। तो ये चीज अपने माइंड में आप बना रखोगे, ये जो कैपिटल एन है नेचुरल नंबर को शो करता है। बात पकड़ में आ रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं होती सर। ओके, अगर ये बात समझ में आई है थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ। अब ये नोट करना, इसको पूरा नोट करना, ये बुक्स में दिया रहता है नॉर्मली, बट एक बार आप नोट्स में रखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, कॉपी में रहता है तो हमें कॉन्फिडेंस ज्यादा मिलता है। ओके, नेक्स्ट मैं स्टार्ट करूंगा सर सेकंड नंबर डिस्कशन है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स। क्या कहते हैं बेटा, इंटीजर्स। चलो इंटीजर्स बारे में बताओ, इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स मतलब जो कंप्लीट नंबर्स है हमारे पास। अच्छा, नेचुरल नंबर से पहले मैं एक नंबर और बता दे रहा हूँ जो हमारे लिए आसान हो जाएगा, तो उसमें तब इस इंटीजर पे आता हूँ। दूसरा नंबर मेरे पास एक होल नंबर भी है, पहले इसको लिख दे रहा हूँ, सॉरी, होल नंबर या होल नंबर्स, ये क्या होते हैं आप बताओ। ये नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो स्टार्ट करते हैं जीरो से, 0 1 2 3 4 5 6 7 डैश डैश से बढ़ता जाएगा, इनफिनिट तक ये भी जाएगा। ये सभी क्या है, होल नंबर। डिफरेंस क्या है नेचुरल नंबर होल नंबर में, होल नंबर में 0 होता है, नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता है। ठीक है, इसको नॉर्मली लिखते हैं हम लोग W, इससे दिखाते हैं, या समटाइम्स कहीं आप देखोगे तो इसमें ऐसे लगा रहेगा। ठीक है, ये लाइन ऐसे लगी रहती है, तो इसे क्या बोलते हैं आप, होल नंबर कहेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके जो होल नंबर की कैटेगरी में जाएगा, राइट रहेगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है सर। ठीक है, एंड थर्ड पे आते हैं, ये इंटरेस्टिंग है, इसको इसके बारे में सब लोग जानते हैं, बट कुछ चीजें निकल के आएंगे जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी चाहिए। वो क्या है, इंटीजर्स के बारे में हम जानेंगे। व्हाट इज इंटीजर्स सर, इंटीजर्स क्या है। तो सबसे पहले आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में 6th 7th 8th में ये लाइन तो जरूर सीखी होगी सर, ये लाइन, इसे क्या बोलते हो आप लोग। अभी मैं सोच रहा, दिस इज नंबर लाइन, ये क्या है आपका नंबर लाइन, ये आपके पास क्या है, नंबर लाइन, राइट, ये नंबर लाइन है। हमने यहाँ पे डिसाइड किया कि रेफरेंस पॉइंट होगा हमारे पास, रेफरेंस पॉइंट होगा जिसको हमने कह दिया दिस इज 0, एक रेफरेंस पॉइंट बनाया और हमने कह दिया दिस इज 0। बेसिकली 0 क्या है, 0 ना तो डिस्टेंस लेफ्ट मेजर किया गया ना ही राइट मेजर किया, 0 जो रेफरेंस पॉइंट। मैं 0 की वो डेफिनेशन में नहीं जा रहा हूँ ना सर, वो बता दीजिए जो आर्यभट्ट ने बताया था, नहीं, हमारे अभी जो बेसिक बेसिक बात में है कि 0 मेरे लिए क्या है, रेफरेंस पॉइंट है। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट का मतलब क्या होता है, ऐसा एक पॉइंट जहां से हम मेजरमेंट को शुरू करते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं अपने बॉडी का मेजरमेंट बताओ कि आपकी लंबाई क्या है, तो आप क्या करोगे, या तो सर से नापोगे पैर तक जाओगे, या पैर से मेजरमेंट करोगे सर तक आओगे। तो जहां से आपने मेजरमेंट स्टार्ट किया है वही आपको क्या हो जाएगा सर, रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा। तो बेसिकली 0 यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट है। दो डायरेक्शंस आपको दिखती हैं, एक लेफ्ट एंड दूसरा राइट। तो मैथमेटिशियंस जो हमारे थे, जो साइंटिस्ट मैथमेटिशियंस हैं, उन्होंने कहा कि आप जब राइट साइड में चलोगे तो उसको हम साइन क्या देंगे, पॉजिटिव का साइन देंगे, एंड जो लेफ्ट साइड चलोगे तो उसका साइन क्या देंगे, नेगेटिव देंगे। देखो मैं एक बात आपसे सिंपल बता रहा हूं, जैसे यहां से हमने किया सर, ये डिवाइड कर दिया, ये कुछ लेंथ हमने इक्वल पार्ट में डिवाइड की, तो ये कलर यार बीच में छोड़ देता है, बड़ी समस्या है। ये हमने डिवाइड किया इसको ऐसे करके। सिमिलरली यही काम इधर भी किया है, ऐसे 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 हमने इधर भी डिवाइड किया है, राइट। इनका नेमिंग करते हैं तो ये 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, 4 लिखते हैं, और ऐसे 5 लिखते हैं। और इधर जो हम नेमिंग करते हैं तो इसको भी हम लिखते हैं 1 2 3 4 ऐसे करके लिखते हैं। लेकिन एक डिफरेंस आता है, हम यहाँ पे माइनस का साइन लगाते चलते हैं, -1 -2 -3 एंड -4, माइनस साइन लगाते हैं। क्यों लगाते हैं माइनस साइन, माइनस साइन सिर्फ और सिर्फ इतना शो कर रहा है कि मेजरमेंट लेफ्ट साइड लिया गया है 0 के, ठीक है, और ये राइट साइड लिया गया है। तो ये जितने भी नंबर्स हैं ये सभी सभी क्या है, कंप्लीट हैं, क्या है, कंप्लीट हैं। जैसे मैं देखता हूं इसके बीच में, अच्छा मैं बोलूंगा आपसे इतना नॉलेज सबको होगा, ये लिखता हूं इसके बीच में कहूं 0.5 आएगा, आप बोलोगे यस सर 0.5 आएगा, एक कंप्लीट है नहीं, दिस इज फ्रैक्शन, इसे क्या बोलते हैं आप लोग, फ्रैक्शन कहोगे। ये क्या बेटा, ये फ्रैक्शन है, ठीक है, ये फ्रैक्शन मींस व्हाट, ये कंप्लीट नहीं है। बट अगर मैं 1 के बारे में बात करूं या 2 के बारे में बात करूं, दिस इज कंप्लीट नंबर, इसे क्या बोलते हैं सर, ये कंप्लीट है, इनमें कोई भी चीज अभी फ्रैक्शन के फॉर्म नहीं है, दिस इज कंप्लीट नंबर्स, ठीक है। तो जितने भी इस नंबर लाइन पे कंप्लीट वाले नंबर्स है उन्हीं को हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स, इंटीजर्स, ठीक है। इसमें हिंदी में जो नेम है बड़ा अच्छा है, इसका नाम होता है पूर्णांक। क्या होता है, पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब वो अंक जो पूरे हों उसे बोलते हैं पूर्णांक, ठीक है। तो ये जो इंटीजर्स होते हैं इनको कंप्लीट नंबर्स कैटेगरी में डालते हैं, और ये फ्रैक्शन है तो आपको दिख ही रहा है यहाँ पे।
तो इंटीजर क्या है, ये जो सारे नंबर्स आ रहे हैं यहाँ पे, ये क्या इंटीजर है, दिस इज नॉट इंटीजर, इंटीजर नहीं समझा लिखा मैंने, इसको हटा दे रहा हूँ, ये इंटीजर नहीं है आपके, ये सारे नंबर्स के आपके इंटीजर्स हो गए। बात क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब ये इंटीजर्स इसकी इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, इसमें हम इनके टाइप को जानने की कोशिश करेंगे कि सर इंटीजर के टाइप कितने होते हैं। ठीक है, तो आपको दो थोड़े क्लियर दिख रहे होंगे, आपको दिखाता हूं मैं। लिखो आप टाइप ऑफ इंटीजर, टाइप ऑफ इंटीजर्स, राइट, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। आपको जो इंटीजर कितना टाइप के होते हैं, आप बोलो सर हमने दो टाइप के पढ़े हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, ओके सर, हम लोग क्या बोलते हैं इसको, पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। एक तो आप पढ़े होगे सर पॉजिटिव इंटीजर होता है, राइट, ठीक है, एंड दूसरा आपका नेगेटिव इंटीजर होता है, सर ये भी हमने पढ़ा है, ओके सर। ये दो आपने और अलग क्या लिख दिए, तो पहले पॉजिटिव इंटीजर के बारे में बात कर लेते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं सर, आप ध्यान देना, 1 2 3 4 5 6 7 8 बढ़ता जाएगा, ये सभी सभी क्या है, तो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अब यहाँ पे आ जाओ, मैंने अभी जो आपको दिखाया था, ये लाइन पे मैंने दिखाया था, जीरो के जो राइट साइड वाले हैं उनको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर कहा जाता है, एंड जीरो से जो लेफ्ट वाले हैं इनको नेगेटिव इंटीजर कहा जाता है। आप मुझे बताओ यहाँ से, ये जो नेगेटिव इंटीजर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 डैश, ये बढ़ता हुआ चला जाएगा, राइट है। अब मेरी बात ध्यान सुनना, इसको कभी कभी आई प्लस लिख देते हैं, आई माइनस लिख देते हैं, ये भी एक नोटेशन तरीका है, ठीक है। तो ये आपके पॉजिटिव और नेगेटिव हैं। तो मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर आपने जीरो को छोड़ा है, यहाँ पे देखा जाए तो आपने जीरो को छोड़ दिया है, तो क्या जीरो इंटीजर नहीं है? भाई जीरो भी अपने आप में कंप्लीट है, ये कोई फ्रैक्शन का फॉर्म रख ही नहीं रहा है, आपने कोई भी मेजरमेंट नहीं किया है तो फ्रैक्शन कोई फॉर्म ही नहीं है, ठीक है। तो जीरो भी एक कंप्लीट ही नंबर है, जीरो भी कंप्लीट की कैटेगरी में ही आता है, मतलब दिस इज ऑल्सो इंटीजर। बट जीरो को ना हम नेगेटिव कहते हैं ना ही पॉजिटिव कहते हैं, बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास होगी कि जीरो इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, दोनों ही कैटेगरी में नहीं है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस केस में थोड़ा सा इंग्लिश के शब्दों के साथ खिलवाड़ किया जाएगा और जीरो को हम लेके आएंगे। तो इसको जो थर्ड कैटेगरी है इसको कहते हैं नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब नॉन नेगेटिव का मतलब जो नेगेटिव ना हो, जो नेगेटिव ना हो, तो जीरो को हमने क्या कहा था कि नेगेटिव नहीं है, बोला ना जीरो नेगेटिव नहीं है। अब इस केस में हमने जीरो को रख लिया, ये नेगेटिव नहीं है, ठीक है, और 1 भी रख लिया, 2 भी रख लिया, 3 भी रख लिया, 4 रख लिया, 5 रख लिया, 6 ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ये तो नॉन नेगेटिव इंटीजर में जीरो और पॉजिटिव वाले जुड़ जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली आप मुझे बताओ, अगर मैं कह देता हूं ये सर नॉन पॉजिटिव, तो नॉन पॉजिटिव का मतलब क्या है सर, नॉन पॉजिटिव का मीनिंग है जो पॉजिटिव ना हो, तो जीरो तो पॉजिटिव होता नहीं, तो हमने जीरो को रख लिया, यहाँ पे जीरो रख लिया, -1 -2 -3 -4 माइनस बढ़ते चला जाएंगे, राइट। तो ये चार कैटेगरी आपके सामने आ गई, इसमें जीरो भी इंक्लूड हो गया। तो पॉजिटिव, नेगेटिव, नॉन पॉजिटिव, ये चार कैटेगरी इंटीजर्स की, और ये आपके सामने कहीं आए तो तुरंत आप लिख पाएंगे हाँ सर। अच्छा एक बात और बताऊं, क्या ये पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर के इक्वल है क्या? देखो जरा, क्या ये नेचुरल नंबर के इक्वल है क्या? बोलना सर बिल्कुल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 क्या नेचुरल नंबर? तो नेचुरल नंबर इक्वल है। क्या ये वाला होल नंबर के इक्वल है क्या? क्या ये वाला होल नंबर के इक्वल क्या? 0 1 2 3 4 5 6 सभी क्या ये होल नंबर कैटेगरी में आते हैं? बिल्कुल आते हैं सर, इसमें कोई दिक्कत बात नहीं। तो ये आपके इंटीजर्स के टाइप हो गए, आप इनको ध्यान रखें, इनको अपने कॉपी में नोट करें, ठीक है। ये दो टर्म आपके लिए थोड़ा सा नया होगा, ये आप जानते रहोगे, मैं श्योर हूं इस बात में, ठीक है। ओके चलो आगे बढ़ता हूं। ये हमने इंटीजर जान लिया। अच्छा सर अगर आपने इंटीजर बता दिया है तो अब और बताइए। अच्छा जैसे मैं आपसे पूछता हूँ फ्रैक्शन क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, ये सब आपको पता होगा, इवन क्या होता है, ऑड क्या होता है, ये सब पता होगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो नहीं पता है उन्हीं को डिस्कस दिया, पता भी होगा, जो भूल गए होंगे उनको मैं जान रखने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आते हैं लोग रैशनल नंबर। रैशनल नंबर की गारंटी है कि आप इसके डेफिनेशन कभी भी सही नहीं बताते हो। रैशनल नंबर ऑफलाइन क्लासेस में जब भी इसकी डेफिनेशन पूछता हूं, बच्चे हमेशा गलती करते हैं। रैशनल नंबर क्या होता है आप मुझे बताओ, आप सोच बताओ रैशनल नंबर क्या होता है आपके साथ? रैशनल नंबर क्या है? अ नंबर्स व्हिच इज रिटन इन फॉर्म ऑफ a by b या p by q। ऐसे नंबर जो p by q के फॉर्म में लिखे जाए उनको हम रैशनल कहते हैं। अच्छा यही डेफिनेशन कंप्लीट है? नहीं, यही तो गलती हो जाएगी आपसे ना। तो रैशनल नंबर लिखने का तरीका होता है, इसको q से लिखते हैं, ध्यान रखना किससे लिखते हैं, इसको q से दिखाया जाता है। कैपिटल लेटर ऑफ q का क्या होता है? रैशनल नंबर को शो करता है। डेफिनेशन क्या है इसकी? डेफिनेशन सर है ऐसे नंबर्स
जो P बाई क्यू के फॉर्म में दिखाया जाए या A बाई बी के फॉर्म में दिखाया जाए, बट इसके साथ दो कंडीशन अटैच्ड हैं, दो कंडीशन अटैच्ड हैं। अगर इसके साथ अगर दो कंडीशंस आपकी हमेशा फॉलो करेगा तो रैशनल होगा, अदरवाइज वो रैशनल नहीं होगा। कैसे? सर ये जो P एंड Q है, P एंड Q है, अच्छा इसमें एक बात और लिख दे रहा हूं यहीं पे कि Q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ये बात तो क्लियर है। अगर Q जीरो हो जाएगा तो क्या समस्या होगी? अगर Q जीरो हो जाएगा तो क्या समस्या होगी? याद रखना, अगर ऊपर कोई, अभी मैं इसको जब आपको फंक्शन पढ़ाऊंगा तो बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, अगर ऊपर कोई फाइनाइट नंबर है, फाइनाइट का मतलब 1 2 3 4 -2 -2 कुछ भी है, और अगर नीचे जीरो आ गया, इसको बोलते हैं अनडिफाइंड, इसको बोलते हैं अनडिफाइंड। मैथ कहती है कि हम इसको नहीं डिफाइन कर पाएंगे, और जिस चीज को हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे वो हमारे लिए बहुत खतरनाक है, इसको हम बाहर कर रखेंगे। तो हमने अपने सुरक्षा के लिए पहले बोल दिया कि जो नीचे का डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। मीन्स व्हाट? यहाँ पे जो क्यू है इसको जीरो नहीं रखना है, ये तो एकदम क्लियर है। कभी भी याद रखना, अगर ए बाई बी का फॉर्म है तो नीचे वाला आप बोल दोगे कि जीरो नहीं है। अगर जीरो होगा तो क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में अगर जीरो आया तो सबको अनडिफाइंड करके चला जाएगा, हमारा काम गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो पहले मैंने बोल दिया क्यू जीरो नहीं चाहिए। फर्स्ट कंडीशन क्या है? P एंड Q मस्ट बी इंटीजर। अरे एक चीज और, तो इंटीजर का मैंने एक नोटेशन और आपको दिखा दे रहा हूं, थोड़ा सा आप लोग हमेशा ध्यान रखें। इंटीजर को बेटा जेड से भी दिखाते हैं। मैंने इंटीजर को क्या लिखा? इंटीजर को जेड से दिखाते हैं, यही तो मुझे बताना था। जेड ऐसे लिखा जाए या ऐसे लिखा जाए, ऐसे ये लाइन लिखते हैं, ये तो लाइन ही चेंज जाती है, ये ऐसे, या समटाइम्स आई भी दिखाते हैं, आई तो लिखना कोई दिक्कत बात नहीं है। ठीक है, तो इन तीनों में से कोई भी साइन रहेगा तो इंटीजर को शो करता है, जेड इंटीजर को शो कराता है। ठीक है, मुझे यही बताना था, मैं इसी भूल गया था, जेड हमेशा इंटीजर को शो करेगा। ठीक है, चलो अगले वाले पॉइंट पे तो याद ही आया था ना। ओके, इस वाले पे हम लोग ना, तो ये आपका जेड होना चाहिए। जेड का मतलब P एंड Q मस्ट बी इंटीजर। ओके सर, एंड आपका सेकंड क्या है? आपका वो सर HCF ऑफ P एंड Q इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। P और Q का जो HCF होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, मतलब ये को प्राइम होने चाहिए आपके कहते हैं। ठीक है, तो HCF ऑफ P एंड Q क्या होना चाहिए? आपका 1 होना चाहिए। एंड थर्ड कंडीशन कुछ लोग कह देते हैं कि इनका ये जो फॉर्म होनी चाहिए वो रिकरिंग डेसिमल के फॉर्म में होनी चाहिए, नॉन रिकरिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब ये बार बार आती रहे। ठीक है, बस ये दो बातें आप ध्यान रखो। ऐसे नंबर्स जो P बाई Q के फॉर्म में लिखे जाएं, Q इनका जीरो ना हो, एंड फर्स्ट कंडीशन आपका P एंड Q मस्ट बी इंटीजर, एंड HCF ऑफ P एंड Q ऑलवेज 1 होना चाहिए। अगर ऐसा है जिसे क्या बोलेंगे आप? प्राइम नंबर, सॉरी प्राइम नंबर इसको कहेंगे, रेशनल नंबर इसको आप हमेशा कहेंगे। बात क्लियर है? अच्छा, कुछ एग्जांपल्स दिखाते हैं सर, एग्जांपल दिखा देते हैं कि क्या होता है। जैसे मैं कहता हूं 1/3, क्या ये रैशनल है? 1/3 क्या ये रैशनल है? या 2/3 क्या ये रैशनल है? या 5/3 क्या ये रैशनल है? क्या 4/6 ये रैशनल है? क्या 6/7 ये रैशनल है? चेक कर लो, सभी के सभी रैशनल्स हैं। कैसे रैशनल है सर? आप देखो कंडीशन क्या है, पहले तो Q किसी का जीरो नहीं है सर, ओके जीरो नहीं है, एंड P एंड Q का जो फॉर्म है वो मेंटेन है हमारा। और यहां पे देखो ये क्या है बेटा? ये आपका P है, दिस इज P एंड दिस इज Q। P एंड Q क्या इंटीजर है? 1 भी इंटीजर है और 3 भी इंटीजर है, और इन दोनों का HCF निकालोगे तो कितना आएगा? हमेशा 1 ही आएगा। इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए वो 1 ही तो है। देखो, अरे ये समझ पा रहे हो ना, ये 1 into 1 लिख दोगे, इसको 3 into 1, दोनों में कॉमन क्या है? 1। ये HCF है इसका, तो इनका HCF भी क्या है? 1। इसका मतलब ये क्या प्राइम। अच्छा सर यहाँ पे आ जाओ, यहाँ देख लो, 5 बारे में बात कर लेते हैं। तो P एंड Q आपके इंटीजर्स हैं, ओके सर। इन दोनों का HCF, दोनों का HCF 5 into 1 एंड 3 into 1, देखो एक ही कॉमन फैक्टर है 1, मतलब को प्राइम भी है। अच्छा सर यहाँ पे क्या? अच्छा यहाँ पे तो आप फंस गए सर, यहाँ गड़बड़ है क्या? गड़बड़ नहीं है, बेसिकली ये क्या है? ये 2/3 है, पहले इसको 2/3 ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, अब देखो P और Q का फॉर्म है और ये 2/3 का ही फॉर्म आ गया है, इसको मतलब ये भी क्या है? आपका रैशनल है। दोनों का HCF कितना है सर? 1 है। तो ये सभी के सभी क्या है? आपके रैशनल नंबर्स हो गए। रैशनल नंबर बेसिकली वो नंबर्स होते हैं जो P बाई Q के फॉर्म में लिखे जाएंगे, P एंड Q इंटीजर्स होंगे, एंड दोनों का HCF हमेशा 1 आना चाहिए। वो क्या हो जाएगा सर? रैशनल हो जाएगा। तो रैशनल अगर है तो उसका मतलब कुछ और ऐसे नंबर्स हैं जो हमारे माइंड में है। अच्छा सर, ये रैशनल को क्यों से दिखाएंगे? दूसरा नंबर क्या है? अब दूसरे नंबर बात करते हैं
सर अब दूसरा हो जाएगा इर्रेशनल, इर्रेशनल नंबर, इसको लिखते हैं ऐसे QC, या इसको Q नॉट बोलते हैं, अब ये Q0 भी कह देते हैं, QC या Q नॉट इसको बोलते हैं, ध्यान रखना Q नॉट बोल देते हैं या इर्रेशनल नंबर इसको आप बोल देंगे। क्लियर है? ये ब्रैकेट लिखाता हूं, मतलब ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको ब्रैकेट में कर दिया, ये नोटेशन का पार्ट नहीं है। इर्रेशनल का मतलब, रैशनल का मतलब Q, इर्रेशनल मतलब QC, कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे आप हमेशा, ये Q नॉट का वर्ड यूज कर सकते हैं इसके फॉर्म में, राइट है? तो ये दो बातें क्लियर है। अब सर रैशनल नंबर्स क्या, इर्रेशनल क्या होते हैं? जो नंबर रैशनल नहीं है वो ऑलवेज इर्रेशनल हो गए। बस मैं एक लाइन लिख दे रहा हूं, नंबर्स which is not rational, रैशनल, ऐसे नंबर्स जो रैशनल नहीं है वो इर्रेशनल है। सर ये क्या बात हुई, जो नहीं है वो, तो इसका कुछ तो बात होगी। यस सर बिल्कुल बात है। देखो एग्जांपल से आप देख लो, एग्जांपल देख लो, आप देखो सर √3 क्या ये रैशनल है? आप लोगों ने पढ़ा होगा √3 √5 को प्रूव करोगे इर्रेशनल होते हैं, ये आपने 10th या 9th या 10th में किसी एक में तो पढ़ा है। सर इसको देखते हैं भाई, P/Q का तो फॉर्म है, P/Q के फॉर्म में है, इसको आप Q कह दोगे, इसको आप Q कह दोगे, सर ये तो फॉर्म में है। बट क्या P आपका इंटीजर है? √3 की वैल्यू इंटीजर नहीं होती है सर, तो P आपका इंटीजर है ही नहीं, इसका मतलब पहली कंडीशन फेल हो गई है। और ये रिकरिंग फॉर्म में भी नहीं है, आप चेक करो, डिवाइड करोगे, रिकरिंग फॉर्म में भी नहीं होता, इसका मतलब ये क्या है सर, ये रैशनल नहीं है। तो दिस इज इर्रेशनल। ये हो गया आपका, पाई को भी बोलते हैं ना कि इर्रेशनल होता है, ठीक है, √5 को लिखेंगे ये इर्रेशनल होता है। ये सभी कैसे नंबर्स आपके इर्रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो नंबर ब्रॉडली दो ही तरीके के होते हैं, एक रैशनल दूसरा इर्रेशनल। एक थ्योरम होती है कि जो नंबर रैशनल नहीं होते हैं इसका मतलब 100% वो क्या है आपका इर्रेशनल है, ठीक है। इसीलिए हम हमेशा रैशनल को पढ़ लेते हैं, इर्रेशनल को साथ लगा देते हैं। अगर तुम रैशनल नहीं हो तो पक्का इर्रेशनल हो जाओगे, ठीक है। याद करो आप लोग जब इसको प्रूफ कर रहे थे √3 √5 को, तो हमेशा उल्टा चले थे, हमने मान लिया कि रैशनल है, बाद में प्रूफ कर दिया कि रैशनल नहीं, इसका मतलब इर्रेशनल है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी डिफाइंड होता है कि रैशनल नहीं है तो इर्रेशनल हो जाएगा। दो तरह नंबर हम सीखे यहाँ पे, रैशनल एंड इर्रेशनल, राइट। चलो आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट नोट करना है, इसको नोट भी कर लो। नेक्स्ट अब आते हैं सर रियल नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, रियल नंबर्स क्या होते हैं। सबसे पहले ये जो लाइन आपको दिखाया था मैंने, नंबर लाइन जिसको मैंने कहा था, इसका नाम ही है रियल लाइन, इसका नाम ही है रियल लाइन। एक वर्ड यूज करते हैं रियल लाइन, मतलब इस लाइन पर आने वाले जितने भी नंबर हैं सबको रियल नंबर कहा जाता है। तो बेसिकली जो रियल नंबर होता है, जब आप रैशनल एंड इर्रेशनल दोनों को मिला दो, तो दोनों का जो मिला हुआ फॉर्म आता है उसे रियल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। और इन दोनों को मिलाने का मतलब इसका यूनियन, अभी इसको आप सीखोगे, यूनियन को भी आप सेट थ्योरी में ही सीखोगे। इसका मतलब है हमने दोनों के एलिमेंट को मिला दिया है, एक साथ किया है। जब दोनों के एलिमेंट एक साथ किसी कलेक्शन में आ जाएंगे तो यही क्या हो जाएगा, रियल नंबर कहलाएगा। इसको या तो कैपिटल R से दिखाओगे या इसमें एक डंडी लगाओगे, ठीक है, ऐसे करके। ये क्या दिखा रहा है आपका, रियल नंबर को दिखा रहा है। नंबर्स जो रैशनल है वो भी रियल है, जो इर्रेशनल है वो भी रियल है। या जितने तरीके के तुम नंबर्स जानते हो अभी तक, क्योंकि तुमको कॉम्प्लेक्स नहीं पढ़ाया गया है, तो अभी तक जितने नंबर्स तुम जानते हो वो सभी सभी क्या है, रियल है। इंटीजर क्या होता है, रियल होता है। नेचुरल क्या होता है, रियल क्या होता है। प्राइम क्या होता है, रियल होता है। इवन क्या होता है, रियल होता है। ऑड रियल होता है। कंपोजिट नंबर रियल्स होते हैं। जितने टाइप के नंबर्स आप जानते हो सब के सब रियल है। क्यों? क्योंकि जितने टाइप के नंबर्स आप जानते हो इस लाइन पे आते हैं। इसको आप एक भाई साहब, इसको आप लोग एक्स एक्सिस कहते होगे ना, इसको आप एक्स एक्सिस भी कहते होगे, राइट है। चलो एक्स एक्सिस बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप रियल लाइन कहते हो या इसी को आप नंबर लाइन भी कहते हो। किताब वालों की मर्जी है, कुछ भी लिख सकते हैं, हम सबको जानेंगे, सारे नेम जानेंगे। एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको रियल लाइन बोलते हैं। रियल लाइन क्यों कहते हैं? नंबर्स इसी पर आते हैं रियल वाले, दिस इज कॉल्ड रियल लाइन। एंड व्हाट इज नंबर लाइन? ऑल नंबर्स लाइंग ऑन दिस लाइन, इट मींस इसको नेम क्या दिया है, नंबर लाइन का नाम दे दिया है, ठीक है। तो आप इस चीज ध्यान रखोगे। तो रियल नंबर्स, कोई भी नंबर आप जो सोच लो, 2 क्या है, रियल नंबर है सर। -2 क्या है, रियल नंबर है सर। 0.005 क्या है सर, रियल नंबर है। -0.009 क्या है, रियल नंबर है। व्हाटएवर तुम्हारे माइंड में कोई भी नंबर चमकेगा वो रियल नंबर ही है, वो रियल नंबर बाहर नहीं जाएगा। हाँ, 11th क्लास का ही एक चैप्टर है जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर
वो रियल नंबर नहीं होगा, वो अलग कैटेगरी है। और मैं मान रहा हूं भी आप दोस्तों नहीं पढ़ा है, तो आपके माइंड में जितने टाइप के नंबर्स आएंगे वो ऑलवेज रियल नंबर की कैटेगरी में ही लाई करेंगे। गॉट इट। चलो, तो सर ये इतने नंबर्स मुझे आपको बताने थे। अब मैं इन सब की बात नहीं कर रहा हूं सर, इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, प्राइम क्या होता है, को प्राइम क्या होता है, कंपोजिट क्या होता है, ये सब आप जानते हो, ठीक है। जो नोटेशंस इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। रियल नंबर को जानना है आपका, रैशनल, इरैशनल, नेचुरल, होल, इंटीजर्स, इनके नोटेशन जाने आपके क्वेश्चन में आगे दिखेंगे, ठीक है। क्लियर आपका। कुछ बातें मैं और थोड़ी सी कर लेता हूं। मैं इसलिए कर रहा हूं यहाँ कि मुझे पता है आपको बेसिक बेसिक बातें, देखो मैथमेटिक्स का फंडा ही बहुत अलग है। मैथमेटिक्स का किसी भी सब्जेक्ट का फंडा यही है कि अगर उसके बेसिक्स पॉइंट्स को आपने क्लियर कर दिया तो वो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आसान हो जाती हैं। जिस किसी भी चीज को सॉल्व करने के लिए छोटे छोटे पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लिया हमने, बेसिक बेसिक बातों को हमने पकड़ लिया, तो बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो मैथ्स में भी ऐसे है कि छोटी छोटी चीजों अगर आप माइंड में रखते हो तो क्वेश्चंस टैकल करने में हमें आसानी होती है, या कोई भी सब्जेक्ट की बात यही है, ठीक है। तो कुछ बातें मैं और आपको बताता हूँ, ठीक है। इनइक्वालिटी का साइन सब लोग जानते होंगे, इन नहीं जानते हो जानोगे आज, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है सर, ये इसीलिए पढ़ाया जा रहा है कि देखो बीइंग अ टीचर मुझे ये चीज पता होती है कि तुम्हें किस चीज की जरूरत पड़ने वाली है। आप स्टूडेंट को अभी ये चीज जानकारी नहीं है कि अच्छा इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें क्या पहले से पता हो, लेकिन हम लोग इतने दिन से काम कर रहे हैं, जो टीचर्स होते हैं उनको इस बात की जानकारी होती है कि अच्छा इस चैप्टर में बच्चे को ये चीज पता होना चाहिए, कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इन बेसिक बेसिक बातों को पहले ही आपको बता देते हैं कि तुम्हारे सामने जब आएगा तो आप क्या करोगे सर, परेशान नहीं होगे, आप परेशान नहीं होगे, आप इसको आगे लेके चल सकते हो, राइट। तो मैं बात करूं इनइक्वालिटी की बात करने जा रहा हूं। अच्छा इनइक्वालिटी क्या है सर, क्या हमने इसको पढ़ा है? यस सर पढ़े तो होंगे। ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड इक्वल। ये इक्वल का साइन है ना, इक्वल का साइन है, यस सर। कहीं आपने ऐसे साइंस देखे हैं क्या, ये वाला साइन, ये वाला साइन, या ऐसा वाला साइन, या ऐसा वाला साइन देखा है क्या? कुछ प्लेसेस पे आपने ये भी ये उसे इनइक्वालिटी नहीं है बट मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, इसको भी आपने देखा होगा अगर, ठीक है। तो ये जो मेरे पास कलेक्शन है इनका, ये वाला, ये इसको बोलते हैं साइन ऑफ इनइक्वालिटी। क्या कहते हैं बेटा इसको? इसको कहा जाता है साइन ऑफ इनइक्वालिटी। मीनिंग क्या है कि करके समझे हम लोग, साइन ऑफ इनइक्वालिटी इसका मीनिंग क्या है कि करके समझेंगे, इसको कैसे यूज करते हैं, क्या इसका मीनिंग होता है, इसको समझने की कोशिश कर रहा हूं। साइन ऑफ इनइक्वालिटी को कहा जाता है, इन चारों को आप कहीं जानते होंगे। जैसे मैंने कह दिया कि जैसे आपको मुझे बताना, आप घर में आप दो भाई हो, ठीक है, और फर्श पे खड़े हो, एक की हाइट कुछ ऐसी है सर, एक की हाइट देखो ये है, एक भाई इतना बड़ा है और एक भाई इतना बड़ा है। अब हाइट के हिसाब से बताओ इनमें से कौन सा साइन आना चाहिए। मैं अगर देखता हूं तो हाइट में ये क्या है, इसका नाम रख दे रहे हैं, भाई साहब ए है और ये भाई साहब बी है। हाइट में ये भाई साहब क्या है, 6 फीटे हैं, और ये क्या है आपके 5 फीट वाले हैं। तो बड़ा कौन है सर? बड़ा ये तो ये वाला हो गया, छोटा ये है। साइन कौन सा लगेगा सर? साइन इसमें से आप बताना पड़ेगा, इसमें से दो साइन लग सकते हैं, दो साइन लग सकते हैं, दो में से आप बताओ मुझे कौन साइन लगाओगे, ठीक है। आप कहोगे सर अगर हम बड़े के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो हम लोग क्या करेंगे, इस साइन को लगाएंगे, ये दिखा सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी। इसको बोलते हैं, अगर ये कुछ ऐसे लिखते चलना, ध्यान रखना। अब मान लो इसको ऐसे लिखा मैंने, ऐसे, तो यार ये कलर क्यों चेंज कर दे रहा है, ये मुझे थोड़ा सा इरिटेट कर रहा है। ये बोर्ड मेरी परीक्षा ले रहा है, ठीक है। यहां लिख दिया मैंने ए इज ग्रेटर देन बी, ऐसे लिख दिया। भाई ये साइन का मतलब है जिसके तरफ ओपनिंग होगी वो बड़ा होगा, इसका मतलब होता है, इसको लिखना, इसको ऐसे लिखना पूरा, ए इज ग्रेटर देन बी, इसका ये मीनिंग है। अच्छा आप अगर ये कह सकते हो कि ए जो है बी से बड़ा है, तो आप ये भी कह सकते हो सर जब बी है वो ए से छोटा है, ये भी कह सकता है। जब आपको इसने कहा कि सर बी जो है वो ए से छोटा है, इस सिचुएशन में आप ये साइन लगा सकते हो। सॉरी 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 कुछ गलती हो रहा है, एक मिनट रुकना होगा। नहीं नहीं बी जो आपका है वो ए से छोटा है,
ठीक है, तो ये इसी में दिखा रहा है बी जो है ए से छोटा है, ठीक है, वो मैं थोड़ा मिस्टेक कर गया इसमें, नहीं। अच्छा, अब अगर हम लोग बात करें, अगर इस वाले साइन के बारे में बात करें, सपोज करो कुछ ऐसी कंडीशन होती, अब जो है कुछ ऐसा हो जाता, अब जो है सिचुएशन ऐसी हो जाती, यहाँ पे ध्यान रखना, ऐसे हो जाता कुछ इस तरीके से, तो भाई अब ए ये हो जाता और बी ये हो जाता, ऐसे हो जाता। इस केस में ए आपका ये है और बी आपका ये है। अब कौन बड़ा हो गया है? अब बड़ा हो गया सर बी। आप कहोगे इस केस में सर जो बी है वो बड़ा हो गया, तो साइन ऐसा लग जाएगा, जिसकी तरफ इसकी ओपनिंग होगी वो बड़ा होगा, ठीक है। अब हम लोग लिख सकते हैं कि इस केस में कौन बड़ा हो गया? बी बड़ा हो गया। आप इसको ऐसे लिखोगे, ऐसे। इसका क्या मीनिंग है ये भी लिखना जरूरी है। इसका मीनिंग होता है B इज ग्रेटर देन, या ऐसे लिख दो A इज लेस देन B, ये लिखा जा सकता है। आप या तो लिख दो कि B इज ग्रेटर देन A, या लिख दो A इज लेस देन B। भाई ये दोनों का बात एक ही है, B जो है वो A से बड़ा है, ये बात A जो है वो B से छोटा है, ये बात दोनों बराबर है, दोनों सेम बात में बोल रहा हूं। तो आप चाहे लिखोगे A इज लेस देन B या बोलोगे B इज ग्रेटर देन A, बोथ आर सेम, ठीक है। तो ये नोटेशन का मीनिंग समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, जैसे मैं आपसे लिख दूं, आप मुझे बताना, ये बताओ ये 2 है और 3 है, कौन साइन लगेगा? इन दोनों में से कौन सा लगेगा? आप ये बताओ बस, कौन बड़ा है? 3 बड़ा है, जिसके जो बड़ा रहेगा हमेशा उसके तरफ ओपनिंग वाला साइन। अगर मैं लिखता हूं 5 इज ग्रेटर देन 6, अब बताओ कौन बड़ा है? अभी भी 6 बड़ा है, इसका मतलब ये एस साइन लगेगा। लिख दे 8 इज, ये ऐसे लिख दिया मैंने, अब साइन कौन सा लगेगा बताओ? अब 8 बड़ा हो गया तो साइन ऐसा लग जाएगा, जो बड़ा रहेगा ओपनिंग उसकी तरफ होगी, राइट है। अच्छा, तो दो साइन हमारे सामने आ गए हैं, इसका मतलब है A इज ग्रेटर देन B, इसका मतलब A इज लेस देन B, या ऐसे बोलूं B इज लेस देन A, या ऐसे बोलूं B इज ग्रेटर देन A, ये बात बोल सकते हैं। कंफ्यूजन ना हो तो सिर्फ इतना लिखना, बाकी आप समझ जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। अब सब दो साइन और बचे हैं, इनको भी देख लेते हैं। एक साइन तो मेरे पास ये हो गया, मान लो मैंने लिख दिया कि A इज ग्रेटर और इक्वल टू B। इसको पढ़ते क्या है, पहले ये लिख लो आप जरा, इसको पढ़ते हैं, ध्यान रखना, A इज ग्रेटर और इक्वल टू बी। क्या पढ़ते हैं? A इज ग्रेटर और इक्वल टू बी। इसका कहने का मीनिंग है A या तो B के बराबर है या उससे बड़ा है। एक यहाँ पे वर्ड आया, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना, बच्चे बहुत गलती करते हैं। और का मतलब ये है या तो ये बात होगी या तो ये बात होगी, या दोनों भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं, लेकिन इनमें से कोई भी एक बात होगी, हमारी कंडीशन सही रहेगी, ठीक है। तो आप ये कहोगे कि सर ऐसे कुछ कर दें क्या? इसमें दो पार्ट कर दे रहे हैं। एक पार्ट इसका क्या है, A इज ग्रेटर देन B वाला है, और एक पार्ट क्या है, A इक्वल टू B वाला है, एंड बीच में साइन क्या है, और का है। या तो ये होगा या तो ये होगा, या पॉसिबली दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये दोनों में से अगर कोई भी एक होगा, हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। अगर यहाँ पे और लगा है, जिसका मीनिंग ये कि दोनों में से कोई भी एक को काम चल जाएगा। अगर एंड लगा होता तो मतलब दोनों कंडीशन को एक साथ होल्ड करना पड़ता। अगर दोनों कंडीशन एक साथ सही होती तब बात सही होती, लेकिन जब और लगा है तो उनमें से कोई भी एक हो जाए, हमारा काम चल जाए। जैसे मैं अगर आपसे बोल दूं, जैसे बोल दूं कि 3 इज ग्रेटर और इक्वल टू 2, तो आप कहोगे सर इसमें से तो दो बातें निकलती हैं आपके बताने के अकॉर्डिंग। आपने बताइए, इसको लिख सकते हैं 3 ग्रेटर देन 2 और 3 इक्वल टू 2। बताओ क्या इसमें से दोनों बात सही है? नहीं सर, दोनों बात तो नहीं सही है, ये वाली बात गलत है, ये बात गलत है, ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये चीज तो सही है ना, इसको तो ये लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, राइट। तो ये बात तो गलत हुई, लेकिन ये बात तो सही हो गई ना। तो और का मतलब होता है कोई भी एक बात सही हो जाए, मेरा काम चल जाएगा, राइट है। तो यहां पे ये और का साइन आप ध्यान रखोगे, A इज ग्रेटर और इक्वल टू B, या A और लेस और इक्वल टू B। बात समझ में आ रही है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, एक साइन और बचा, इसको आप बता दो आप मुझे। यहाँ पे ये A लेस और इक्वल टू B, इसका मीनिंग क्या है सर? आप मैं लिख दे रहा हूं, उसको लिखूंगा मैं पूरा, A इज लेस और इक्वल टू B। देखो फिर से मार्क कर रहा हूं, ये और का साइन जरूर मार्क करना, ये फिर से मार्क कर रहे हैं सर, ये ध्यान रखना, इसमें भी और को मार्क कर रखना है, इसको और मतलब कोई में दोनों में से एक बात, इसमें दो चीजें हैं, नोट करो। पहला क्या है, A इज लेस देन B है या A इक्वल टू B है,
दोनों में से कोई एक बात सही हो जाएगी तो हमारा काम चल जाएगा, दोनों में से कोई एक बात सही हो जाएगी तो हमारा काम चल जाएगा। बात पकड़ में आ रही है सर? अगर ये बातें क्लियर है तो इसे बोलते हैं साइन ऑफ इनइक्वालिटी, और ये हमारे कई जगह पे दिखेंगे, कई क्वेश्चंस में दिखेंगे, तो हम लोग उसको ध्यान रखेंगे। बात समझ आ गई? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके चलो इसको नोट करना, इसको आप नोट करना थोड़ा सा, पूरा नोट करने के बाद मैंने एग्जांपल से भी आपको दिखाया है, बाकी ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए इतना जरूरी है। मैं अगर कहीं आगे लिख दूं, तुम्हारे सामने कहीं लिखूं बेटा ये लिखा है इसको बताओ, ऐसे लिख दूं मैं x ग्रेटर इक्वल टू y, तुम्हारे दिमाग में बात समझ जाने से कहना क्या चाह रहा है? ये हम कहना चाह रहे हैं x या तो y के इक्वल है या तो उससे बड़ा है। अगर मैं आपसे कह दूं कि y इज ग्रेटर देन x, ऐसे इसका मतलब क्या है? y जो हमेशा x से बड़ा रहेगा सर, ठीक है। मैं आपसे लिखता हूं कि x इज लेस और इक्वल टू y, इसका मतलब क्या है? y जो है वो x के या तो इक्वल है या उससे बड़ा है, जिसके तरफ ओपनिंग रहेगी वो हमेशा बड़ा रहेगा, ठीक है। ध्यान, इस साइन जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी में है, जिनकी तरफ मुंह खुला हुआ रहेगा वो हमेशा क्या होगा? बड़ा रहेगा, और जिसकी तरफ टेल पॉइंट होगा वो हमेशा छोटा रहेगा। ये चीज ध्यान रखने वाली है, ठीक है। फिर नोट कर ले, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, राइट है। चलो तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। पहले मैंने आपको नंबर सिस्टम बारे में थोड़ा सा बताया, फिर मैंने इनइक्वालिटी के बारे में बताया। एक छोटी जानकारी मैं आपको और देता हूं, कुछ सिंबल्स हम हमेशा ध्यान रखेंगे जो हमारे माइंड में रहनी चाहिए। मैं आगे इनको कुछ जगह पे और डिस्कस करूंगा, बट अभी कुछ सिंबल्स आप और ध्यान रखो। आप मुझे बताओ इसको क्या कहते हैं? ये, अरे यार ये थोड़ा सा अच्छा लिख नहीं जा रही, मैं क्या बताऊं, तो परेशान हो गया मैं। ये साइन, दो साइन हमारे पास है, इनको क्या कहते हैं? ये जो साइंस है एप्सिलॉन बोलते हैं इनको ना, बट यहां पे हम इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे बिलोंग्स, बिलोंग्स टू बोलेंगे, और इसको बोलेंगे नॉट बिलोंग्स, या टू लगा दो कोई दिक्कत नहीं, नॉट बिलोंग्स, ठीक है। अब बिलोंग एंड नॉट बिलोंग का क्या मतलब है सर, ये भी आप समझ लो। जैसे मैं आपसे कहूं, बताना मुझे, वन है, वन, इरिटेट कर दिया एकदम यार, वन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्या ये बात सही है? बिलोंग्स का मतलब है कि अगर मैं आपसे कह दूं आप अपनी फैमिली को बिलोंग करते हो, आपका नाम अगर एक्स है, आपका नाम अगर एक्स है और आपकी फैमिली का नाम कैपिटल एफ है, तो मैं लिखूंगा एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एफ। बिलोंग्स मतलब आप उससे बिलोंग करते हो, आप उसमें हो। तो क्या ये सही बात है, वन बिलोंग्स टू कैपिटल एन? क्या वन नेचुरल नंबर है? बिल्कुल सही है सर, ये बात बिल्कुल सही, कोई दिक्कत, वन नेचुरल नंबर होता है, राइट। मैं आपसे लिख रहा हूं कि -3 नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल डब्ल्यू, बताओ क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? नॉट बिलोंग का मतलब आप उस फैमिली से बिलोंग नहीं करते हो, तो ये क्या सर सही बात सही है? -3 का डब्ल्यू बिलोंग करता है, याद करो होल नंबर, याद करो ये क्या होल नंबर, नेचुरल नंबर, क्या -3 होल नंबर को बिलोंग करता है? नहीं सर, मतलब ये बात भी सही है। अच्छा मैं ऐसे लिखूं, क्या बात सही बताना, √3 बिलोंग्स टू क्यू, क्या ये बात सही है? बताओ, कमेंट करके तुरंत बताओ क्या ये बात सही है? √3 बिलोंग्स टू क्यू, क्या ये बात सही है? कमेंट करके आप बताना है, बोलिए, बोलो यार, दिस इज राइट और रॉन्ग? बिल्कुल सही है, सही है? नहीं, दिस इज नॉट बिलोंग, या ये गलत है। अगर इसको सही करना होता तो ये नॉट बिलोंग। भाई √3 जो होता है वो रैशनल नहीं होता, वो इरैशनल होता है, ठीक है। तो आप अगर इसको लिखना तो ऐसे लिख सकते हो, √3 नॉट नॉट बिलोंग्स टू क्यू, ऐसे लिख सकते हो, या ऐसे लिखा जा सकता था, ये बात ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, जो √3 है वो बिलोंग्स टू क्यूसी, क्यूसी, √3 क्या होता है? वो क्यूसी को बिलोंग करता है, राइट है। तो इसका मतलब है ये बिलोंग एंड नॉट बिलोंग का मतलब समझ आ गया। बिलोंग का मतलब जो उससे बिलोंग करे, नॉट बिलोंग का मतलब बिलोंग ना करे, लिटरल मीनिंग यही है। मैंने एग्जांपल्स भी आपको समझा दिया है, ये बातें आपके पकड़ में होनी चाहिए, राइट। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ तो कोई समस्या नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे पास जो डिस्कस करना चाह रहा हूँ, उसको पढ़ लो तो मजा आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग चैप्टर को बहुत आसानी से पढ़ेंगे और मजेदार से पढ़ेंगे, राइट। चलो
नेक्स्ट आप रीजन डालोगे, मैंने दो चीजें डिस्कस किए, नंबर एंड दूसरा आपका ये जो इनइक्वालिटी डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट आपका इंटरवल्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है यार, इंटरवल्स। और ध्यान रखना ये ऐसा टॉपिक है जो पूरे मैथमेटिक्स में चलेगा, 12th या 12th के आगे तक जाता रहेगा, कुछ भी आप पढ़ोगे इंटरवल्स आएंगे आएंगे। अच्छा कहीं भी तुम लोगों ने शायद अभी देखा हो, मैंने देखा हो, कुछ ऐसे साइंस दिखते हैं क्या, ऐसे लिखा हो कहीं दिखता है क्या, कहीं ये ब्रैकेट लगा होता है, तो कहीं ऐसे लिखा होता है, या कहीं ऐसे लिखा होता है, या कहीं ऐसे लिखा होता है, ऐसे करके बोल, तो देखा कहीं सेट के चैप्टर में ही हमको मिलेगा, बट हम पहले से पढ़ लेना चाहते हैं इसको। इंटरवल का मतलब क्या होता है, पहले ये बात समझो। आप अपने स्कूल जाते हो, स्कूल में लंच ब्रेक होता है, अब उसको लंच ब्रेक का नाम बोलते हैं, हम लोग के टाइम में हम लोग इसको इंटरवल बोलते थे। इंटरवल का मतलब क्या था कि सपोज करो आपका इंटरवल आपके स्कूल में 11 AM से लेके 11:30 AM तक होता है। मान लो आप जो लंच ब्रेक आपका है वो 11 बजे से लेके 11:30 बजे तक होता है। इसके बीच में कितना गैप है सर, इसके बीच में 30 मिनट का आपके पास इंटरवल मिला, 30 मिनट क्या हो गया, इंटरवल मिल गया। मतलब ये 30 मिनट का जो गैप है आपके पास, इसमें आपको खाना खाना है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, तुरंत टिफिन निकालेंगे कुछ बच्चे सोचते हैं शुरुआत में जाते ही, हम लोग केस बहुत हुआ था, मॉर्निंग में जाते टिफिन पहले सफा, लंच ब्रेक तक का हमें वेट ही नहीं करना था, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, जैसे इंटरवल हुआ तुरंत खाना शुरू कर देंगे, होते हैं ऐसे बच्चे, तुरंत तुरंत बेल बजी नहीं, ओपन किया, खा फुर्सत भगल खाना ले, इसलिए। कुछ बच्चे होंगे जाएंगे आराम से, हाथों धुलेंगे, क्लीनिंग करेंगे, हैंड क्लीनिंग करेंगे, उसके बाद आएंगे, मतलब वो लोग यहाँ स्टार्ट करेंगे। कुछ बच्चे और मस्ती में होते हैं, बाहर जाएंगे, थोड़ा सा कुछ बाहर से और खाने को लाएंगे, समोसों से लेके आएंगे, उसके बाद टिफिन तक खाएंगे, मतलब वो लोग यहाँ शुरुआत करेंगे। कुछ बच्चे होते हैं एकदम आखिरी में, जब एकदम बेल लग जाएगी तब वो शुरुआत करेंगे, जो अगला क्लास टीचर हमारा आए वो भी कहेंगे क्या खा रहे बेटा, हमको भी खिलाओ, ठीक है। तो 4 कैटेगरीज यहां से हो गई। तो ये बेसिकली क्या टाइम इंटरवल है, क्या है टाइम इंटरवल है। इन द सेम वे मैं अगर नंबर लाइन पे जाऊंगा तो मुझे लेंथ का इंटरवल मिलेगा। कैसे, मान लो मेरे पास 2 नंबर्स हैं, कहां से मान लो मैं, चले तब ना, ये मान लो दो नंबर्स है मेरे पास, नंबर ए एंड नंबर बी। यार ये बहुत बहुत इरिटेट कर रहे हैं, नंबर एंड नंबर बी। तो इनके बीच में आप देखोगे ये जो लेंथ है, इनके बीच में जो ये लेंथ है, ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटरवल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंटरवल, इंटरवल हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो मेरा कोई वेरिएबल एक्स है जो यहां पे आएगा, मेरा वेरिएबल कोई एक्स है जो यहां पे आएगा। मैं इस बात को ऐसे समझा रहा हूं, समझो। मान लो ये आपका क्लासरूम है, ये आपका क्लासरूम है, एंड जो सीटिंग अरेंजमेंट है कुछ ऐसा है। पहली सीट यहां पे लगी, यहां से आप एंटर करते हो, यहां से एंटर करोगे, पहली सीट यहां पे है, दूसरी यहां पे है, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, ऐसे सीट लगी हुई है, ठीक है। अब आप एक्स हो और इस क्लासरूम में आप एंटर करोगे, जब यहां पे आप एंटर करोगे एक्स के फॉर्म में, आपके पास चॉइसेस क्या क्या हो सकती हैं। हो सकता है आपकी पहले वाली सीट पे आप बैठ जाओ, जैसे एंटर किए पहली सीट बैठ जाओ आप, ये बात भी हो सकती है। हो सकता है आप लास्ट वाली सीट पे बैठो, भी हो सकता है। या हो सकता है पहले और दूसरे को छोड़ के आप बीच में किसी में बैठ जाओ। तो अब 3 चॉइस आपके पास दिखती है। पहला चॉइस क्या है, आप बोलोगे सर हम पहली सीट बैठेंगे, सेकंड चॉइस लास्ट में बैठेंगे, एंड थर्ड चॉइस हम इसके बीच में बैठेंगे। तो जो एक्स आप हो, 3 चॉइस आपके पास है, वैसे ही जो एक्स वेरिएबल है इसके पास भी 3 चॉइस है नंबर लेने की। ये कह सकता है सर मैं पहले ए को ही ले सकता हूं, ये कह सकता है सर मैं बी को ले सकता हूं, आखिरी वाले को, या इनके बीच में जितने नंबर्स आ रहे हैं उनमें से किसी भी एक को ले सकता हूं। इस बात को एग्जांपल देखना जरा। मान लो सर ये 1 है और ये 2 है, ये 1 है और ये 2 है, इनके बीच में इनफाइनाइट नंबर है। मैं बोल दूं 0.5 सर है इसी बीच में, 0.8 भी है सर, ऐसे 2 नंबर लिख दिए मैंने। कोई एक्स आया, कोई एक्स वेरिएबल है मेरा, इसको नंबर यहां से उठाने हैं। इसकी मर्जी क्या क्या हो सकती है, इसकी मर्जी हो सकती है कि सर हम 1 को ले लें, मैं एक्स मेरी वैल्यू 1 होगी,
मैं बिल्कुल रोक नहीं पाऊंगा, हो सकती है भाई। ये कहे सर मेरी वैल्यू 2 होगी, ये भी हो सकता है, 2 भी ले सकता है, ये क्या हम सर 2 ले लेंगे। या ये कहते नहीं हम सर x की वैल्यू 0.5 रखेंगे अपनी, या तो पहला वाला रखेगा या तो लास्ट में रखेगा, या इसके बीच में आने वाला कोई भी नंबर रख सकता है। तो 3 सिचुएशन बन रही है, और 3 सिचुएशन के अकॉर्डिंग इंटरवल को हम 4 तरीकों में बांट देते हैं। सिचुएशन 3 बांटते 4 तरीके से। सबसे पहला क्या हो गया सर, इसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल नाम के साथ साथ इसका नोटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्लोज्ड इंटरवल बोलते हैं। क्लोज इंटरवल का मतलब क्या है? क्लोज इंटरवल का मतलब है कि सर जो x है वो a को भी ले सकता है, b को भी ले सकता है, या इसके बीच में किसी को भी ले सकता है। ऐसे समझना यहाँ पे, ये ध्यान रखना, बहुत काम चीज, बहुत ज्यादा जरूरी है, ध्यान रखना। ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया। जो x आएगा वो a को भी ले सकता है सर, ओके, a को भी ले सकता है, b को भी ले सकता है, या इसके बीच में कोई भी नंबर ले सकता है। अगर तीनों कंडीशन के लिए वो एलिजिबल है उसे बोलते हैं क्लोज इंटरवल। तो इसका लिखने का तरीका क्या होता है? लिखने का तरीका होता है x बिलोंग्स, पहली चीज तो बिलोंग देखो आगे यहाँ पे, बिलोंग का मतलब x रहेगा तो इसी इंटरवल के अंदर, बाहर नहीं जाएगा इसके, तो बोलेंगे x बिलोंग्स a कॉमा b, मतलब x a कॉमा b के ही अंदर आएगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि ये a को भी ले सकता है, तो ब्रैकेट लगाएंगे ये वाला, क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे, b को भी ले सकता है तो ब्रैकेट लगाएंगे ये वाला, या इसके बीच में कोई ले वैसे। जब ऐसी सिचुएशन होती है जिसे बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। अभी 2 बात पे फोकस करो बस, इसका नोटेशन, ये भी इंपॉर्टेंट बात है यार, ये जो नोटेशन बना रहे हैं ये भी अपने आप इंपॉर्टेंट है। इस सर्कल को क्लोज करके रखते हैं, तो इसका मतलब x जो आएगा वो a भी ले सकता है, b भी ले सकता है, या इसके बीच में कोई भी नंबर ले सकता है। तो लिखने का तरीका क्या है? अगर कहीं भी ये लिखा है, ये ब्रैकेट लगा, इसका मतलब है x की वैल्यू a भी हो सकती है, b भी हो सकती है, या इसके बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल लिखता हूं, उसको नोट करना। एग्जाम्पल लिखता हूं, मान लो मैंने लिख दिया x बिलोंग्स टू, ऐसे लिखा 2,3, मैंने ये लिख दिया कि x जो है 2,3 को बिलोंग करता है। कुछ बातें अब मेरी बात बताना, क्या x की वैल्यू 2 हो सकती है? बोलो। क्लोज का मतलब ही है ये पहले वाली वैल्यू को ले सकता है। हाँ सर सही है। क्या x की वैल्यू 3 हो सकती है? आखिरी वाले को ले सकता है? यस सर ले सकता है, ये बात भी सही है। क्या x की वैल्यू 2.5 हो सकती है? सर हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि 2.5 2 और 3 के बीच में आता है, मतलब ये भी पॉसिबल है। क्या x की वैल्यू सर 2.9 हो सकती है? सर बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जो 2.9 है वो 3 से छोटा है, उसके बीच में, ये भी हो सकती है। क्या x का वैल्यू 3.5 हो सकता है? बताओ। 3.5 का मतलब 3 से बाहर चला गया, इंटरवल से बाहर नहीं जाना है, ये पॉसिबल नहीं सर, दिस इज रॉन्ग, ये गलत हो गया। ठीक है, ये तो इंटरवल के बाहर ही चला गया। ये वो लड़के हैं जो इंटरवल के बाद खाना खा रहे हैं, मैथ्स उसको नहीं मानेगा। ठीक है, इसका मतलब ये क्लोज इंटरवल है। क्लोज का मतलब जो एंड वैल्यूज हैं उनको भी वो ले सकता है। आपके पास फ्रीडम है कि आप पहली सीट पे बैठ सकते हो, आखिरी सीट पे बैठ सकते हो, इसे बोलते हैं क्लोज इंटरवल। ये बात क्लियर है? इसको नोट करना, विद एग्जांपल नोट करना, विद एग्जांपल। ठीक है, अब चीज आसान है, अगर ये समझ गए अब आगे आसान है। सेकंड जो होता है इसमें दूसरा, उसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, इसका क्या मीनिंग है सर? इसका मीनिंग सिंपल सा है कि जो वेरिएबल आएगा a एंड b, जो हमारा वेरिएबल x आएगा वो इंड वैल्यूज को नहीं लेगा। पहले वाले में इंड वैल्यू को ले रहा था, अब इंड वैल्यू को नहीं लेगा, मतलब ये ओपन रहेगा, ना तो a ले सकता है और ना ही b ले सकता है। सर फिर लेगा क्या? कुछ तो वैल्यू लेगा, इसका मतलब इसके बीच की कोई भी वैल्यू ले सकता है, इसकी बीच की कोई वैल्यू ले सकता है। ठीक है, क्लोज में इंड वैल्यू को ले सकता था, यहां पर इंड वैल्यू को ना लेकर उसके बीच कोई वैल्यू लेगा। बात क्लियर? इसको लिखने का तरीका होता है x बिलोंग्स टू, इस केस में a और b में हम सर ये ब्रैकेट लगाते हैं, ये वाला ब्रैकेट, ये ब्रैकेट दिखाता है कि ये इंटरवल ओपन है। इसका मीनिंग क्या है कि x की जो वैल्यू है सर वो a नहीं हो सकती है और b नहीं हो सकती है। x की वैल्यू a नहीं होगी, b नहीं होगी, तो फिर होगी क्या? उसके बीच में कहीं होगी। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इनइक्वालिटी के फॉर्म में दिखाना चाहिए, ये लिख सकते हैं। अच्छा एक बात और हाँ नोट करना सर, इसको आप ऐसा भी लिख के दिखाना, ये भी लिख सकते हैं, x की वैल्यू a नहीं होगी तो a से बड़ी होगी, b नहीं होगी तो b से छोटी होगी। तो ये
लिखा जा सकता है। इस वाले में भी लिख लो यार, ये तो अच्छी बात मैंने यहाँ बता दी। इसमें इसको ऐसे भी लिखो, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एक्स की वैल्यू ए से लेके बी के बीच में होगी, या तो उसके इक्वल होगा या उसके बड़ा, ऐसे लिखो, ऐसे लिख सकते हो आप। एक्स या तो ए होगा या ए से बड़ा होगा, एक्स या तो बी होगा या बी से छोटा होगा। ये नोटेशन भी क्लोज लिख लो, और ये ओपन में तो मैंने दिखाई दिया इसको यहाँ पे, ठीक है। एक्स की वैल्यू ए ना होके ए से बड़ी रहेगी, बी ना होके बी से छोटी रहेगी। तो ओपन क्लोज में अंतर समझ आया। क्लोज में एंड वैल्यूज को ले सकते हैं, ओपन में एंड वैल्यूज को नहीं लेंगे। अब एग्जांपल दिखाता हूं आपको। अगर मैंने क्या लिख दिया सर, x बिलोंग्स टू 2,3, अब ये ब्रैकेट पहचान में आ रहा है। इस ब्रैकेट का मतलब ओपन है। ओपन का मतलब ये है क्या x वैल्यू से 2 हो सकती है, बोलना। क्या x वैल्यू 3 हो सकती है, बोलना। क्या ये पॉसिबल है? नहीं। हमें एंड वैल्यू नहीं लेना है, ये ब्रैकेट कह रहा है कि एंड वैल्यू नहीं लेना है, इसको इसको काट दो, ये नहीं ले सकते। ले क्या सकते हैं आप, ले लो, ये देखो 2.5 ले लो, 2.9 ले लो, ऐसे करके, सॉरी 2.9 लो, एक्स वैल्यू 2.1 ले लो, ये सारी पॉसिबल है, बट ये पॉसिबल नहीं है, एंड वैल्यू पॉसिबल नहीं है इस केस में। एक्स की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, 3 हो सकती। इस कैसे पता चला? इस ब्रैकेट से पता चला है हमें, इसीलिए इसको ओपन कहते हैं। ओपन है। कुछ साइंस और यूज होते हैं इसमें, ये भी यूज करते हैं। कभी कभी नंबर लाइन भी ऐसे लिखते हैं, ऐसे एरोस दिखा देते हैं। कभी कभी इसको ऐसे भी दिखाते हैं, ये छोटा सा ऐसे करके ऐसे बना देते हैं, ऐसे ये रहता है। तो तीनों में से कोई भी एक बना रहेगा तो मतलब ये ओपन है। नंबर लाइन पे ये ब्रैकेट ओपन दिखाता है, यहाँ क्लोज इक्वलिटी की साइन नहीं रहेगी, ये ओपन हो गया। ओपन क्लोज में अंतर समझ में आ गया है। क्लोज में इंड वैल्यूज को लेंगे, ओपन में इंड वैल्यू को नहीं लेंगे, उसके बीच में लेंगे, बस इतना डिफरेंस है। ये दूसरा कैटेगरी हो गया इसका सर। ओके, नेक्स्ट पे आता हूं। अब बस नेक्स्ट बहुत क्लियर है, इसको बोलेंगे आप, थर्ड हो जाएगा सेमी ओपन, और एक को बोल दो सेमी क्लोज। सेमी क्लोज हो गया, क्लियर। अच्छा हाँ, एक चीज और, मतलब आप परेशान ना हो ना, कहीं भी दिख जाएगा तो आप परेशान हो जाओगे। ये भी कहीं कहीं ऐसा लिखा रहेगा, ए बी में जो ब्रैकेट क्लोज था उसको ओपन कर देंगे, ऐसा ऐसा ब्रैकेट लगा देंगे, ऐसा। ये तो दूर कर दूं क्या इसको मैं? नहीं, आप कंफ्यूज करोगे ना, बगल में लिख दिया, नहीं समझ आ रहा कैसे। एक्स जो ब्रैकेट वहां क्लोज था, कह उसको ऐसे ओपन कर देते, ऐसे उल्टा कर देते हैं। ये भी ओपन का साइन है, ये भी ओपन का साइन है। कहीं किताब में देखिए तो आप तड़पो ना कि सर ये क्या है, हमको पता नहीं, इसलिए मैंने इसको ऐसा लिख दिया, ठीक है। ये भी चलो, नेक्स्ट आ जाओ यहां सर। सेमी ओपन का मतलब है, अब बताना, मान लो ये ए है और ये बी है, मैं जब साइन लगा रहा हूं तो ध्यान देना, मैंने कहा यहां पर ये साइन लगेगा, मैं कह रहा हूं यहां पे ये साइन होगा और यहां पे ये होगा। इसका मतलब क्या है? पहले एंड पर ओपन है, दूसरे पे क्लोज हो गया है, मतलब ए नहीं ले सकता है, बी ले सकता है, या उसके बीच वैल्यू लेगा। आप कहोगे सर इसका मतलब आपको समझ में आने लगा है, एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी। अब याद करो, क्लोज पे कौन सा ब्रैकेट? ये वाला ब्रैकेट। ओपन पे कौन सा ब्रैकेट? सर ये वाला ब्रैकेट। कहानी क्लियर। इसका मतलब कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि जो एक एक्स की वैल्यू होगी वो हमेशा ए से बड़ी होगी, ए के बराबर इक्वल नहीं होगी, बट एक्स की वैल्यू बी से छोटा रह गया, उसकी इक्वल भी हो सकता है। ध्यान दो, बी पर क्लोज है मतलब उसके इक्वल हो सकता है। एग्जाम्पल से बात समझ जाओ आप, एग्जाम्पल से कहीं लिख दूं मैं, एक्स बिलोंग्स टू 2,3, ऐसे लिख दिया मैंने। इसका मतलब क्या है? क्या एक्स की वैल्यू 2 हो सकती है? बोलो, क्या एक्स वैल्यू 2 हो सकता है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे ओपन है, मतलब ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। क्या एक्स की वैल्यू 3 हो सकता है? यस सर, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्लोज है, हो सकता है। क्या एक्स की वैल्यू 2.5 हो सकता है? अरे बीच वाला तो कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ये बात भी सही है। सेमी ओपन हो गया ये, ठीक है। आधा खुला है या ऐसे ही आधा बंद, देख लो आप। ये क्या हो जाएगा इसमें सर, पहले ए और बी, बस थोड़ा सा उल्टा कर दोगे, यहाँ पे पहले क्लोज कर दो, बाद वाले को ओपन कर दो। इसका मतलब है एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी। अब ब्रैकेट आप में से लगाओ, आप लोग ब्रैकेट आप में से लगाओ कॉपी में, कौन सा ब्रैकेट लगेगा? ए पर, बोलो। ब्रैकेट आपने बनाया तो ए पर जो ब्रैकेट आएगा सर वो क्लोज रहेगा ऐसे, और यहां पर रहेगा ओपन। बस कहानी क्लियर है। इनइक्वलिटी के फॉर्म में लिख दो सर, ये हो जाएगा आपका ए कुछ इस तरीके से और इस तरीके से, यहां देख लो ऐसे करके, ठीक है। एग्जाम्पल अपने से बनाओ, एग्जाम्पल मैं आप नहीं लिखने वाला हूं। तो ये इंटरवल के 4 टाइप थे, यहाँ पे 4 टाइप्स हैं जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से रोल प्ले करेंगे हमारे चैप्टर्स में।
चाहे वो आपका पहला चैप्टर सेट एंड थ्योरी हो, चाहे वो रिलेशन एंड फंक्शंस हो, कुछ भी हो, सब में सर हमारे काम आएगा। ठीक है, आगे तो ये आज की क्लास थी सर, इसमें मैंने आपको पहले बेसिक बेसिक टूल्स आपसे डिस्कस किए हैं। ये पता रहेगा तो चैप्टर पढ़ने में मजा आएगा, मजा आएगा। ठीक है, तो ये आपको क्लियर है, आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका प्रॉपर आप नोट्स बनाए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बोर्ड पे लिखी होती है, वो किताबों में नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, तो याद रखना कि आप हमेशा अपनी क्लास की नोट्स प्रिपेयर करें। मैं कुछ क्वेश्चंस मैं भी आपको आगे बताऊंगा कि एक अलग से इंपॉर्टेंट नोट आप बनाओ, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उनका कलेक्शन आपको बनाना चाहिए। आप अपनी नोट्स जरूर प्रिपेयर करें। हाँ, इनमें से यहाँ तक डिस्कशन में जो बातें आपको नहीं समझ में आई होंगी, आप मुझे कमेंट में लिख देना। कमेंट पढ़ने के बाद हम उसको अगली क्लास में भी डिस्कस करेंगे कि आपको प्रॉब्लम आपकी सॉल्व करते हैं। तो वीडियो देखें तो आप उसमें कमेंट करके बताएं सर इस पॉइंट पे मुझे चीजें क्लियर नहीं है, या कुछ कंफ्यूजन है, उसको आप लिख सकते हो कमेंट में। तो कमेंट बॉक्स में, क्योंकि अभी अभी हमारा माध्यम जो मीडियम है यूट्यूब है, यूट्यूब पे जो है बेसिकली आप कमेंट में ही एक ऐसा ऑप्शन होता है जहां पे मुझे बता सकते हो कहाँ पे प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आप उसको क्या करेंगे सर, आप बोलोगे तो उसको अगली क्लास में एड्रेस किया जाएगा आपकी प्रॉब्लम्स को। तो अगली क्लास जब देखें उसमें आपको सॉल्व हो जाएगा जी। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं रखते हैं। अगली क्लास में जस्ट स्टार्ट होगा हमारा सेट थ्योरी विद डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे। आज ये बेसिक टूल्स आप रिवाइज करके आओगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।